गुड मॉर्निंग। लाइव में आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। ठीक है, आज कुछ नए लोग भी है ना? ये नए लोग ही है। ठीक है। तो देखो, रफली गाइडलाइन मतलब जो अपनी टाइमलाइन रहेगी वो विल डिस्कस टुडे, है ना? कि मतलब वही सब डिस्कस होगा आज। सुन लो आप लोग भी। मतलब यहाँ पे अपन बैठे हैं, मतलब मैथ्स तो सबका फाइनल है ही, है ना? तो देखो, जो अपना मतलब क्लास का प्रोसेस होगा तो वो क्या होगा। मतलब जो टॉपिक्स अपन करेंगे, जैसे हम ओडी से शुरुआत करेंगे, राइट? जो पुराना बैच है उसका भी ओडी चलेगा, राइट? क्लासेस यही टाइमिंग वगैरह यही सब रहेगा, है ना? और आप लोगों को करना क्या है, मतलब प्रोसेस क्या रहेगा कि जैसे क्लास हमारी 3 आवर्स की होगी, 3 या 3.5 उस टाइप रहेगी, तो उतना ही टाइम आपको घर पे भी देना है। ठीक है ना? मतलब ये मेंटेन रखना है ये चीज़ को कि भाई हाँ, ऐसा करना है। तो मतलब जैसे लेट्स से कि अपन ने, जैसे अपन ओडी से शुरू करेंगे, है ना? तो लेट्स से हमने फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, मतलब इस बार हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। पुराने पेज मैंने देखा है कि जनरली लोग पीवाईक्यू नहीं कर रहे, राइट? तो अभी हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे कि जैसे हमने फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, राइट? तो उसके बाद जो भी नोट्स में क्वेश्चन बचेंगे कुछ तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही। जो बचेंगे वो आप घर पे जाके करोगे, राइट? और उसके बाद जो पीवाईक्यू है, जैसे ये पोर्शन है, तो उसके पीवाईक्यू वो समझ में आएगा आपको। जैसे आपको लेट्स से ओडी का कंपाइलेशन मिल जाएगा ईयर वाइज, उसमें आपको देख के समझ में आना चाहिए कि भाई इसके कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो कर लिया। ये प्रोसेस फॉलो करोगे, जहाँ पे इश्यू रहेगा तो यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ पीवाईक्यूज, तो वो रेफर कर सकते हो। बिफोर दैट खुद से करना है। बाकी उसके बाद भी कुछ इश्यू रहेगा तो यू कैन डिस्कस दैट इन क्लास। तो ये प्रोसेस होगा। और देयर इज ए टेलीग्राम टाउट ग्रुप है, ऑलमोस्ट सब एडेड होंगे उस पर, राइट? तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा, उस पर आप अपने डाउट पुट कर सकते हो। तो या तो मतलब आपके ही साथ का कोई रिप्लाई कर देगा, उसमें सही होगा तो मतलब वही रिप्लाई रहेगा, राइट? अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो आई विल पॉइंट आउट दैट ना। तो ये प्रोसेस रहेगा। अम, ठीक है। बाकी हमारे पास जो मैथ्स में 13 टॉपिक है, राइट? तो इस बैच में अपन जो ऑर्डर फॉलो करेंगे ओडी पढ़ेंगे, फॉलोड बाय पीडी। मतलब सबका यही ऑर्डर चलेगा ना, ओडी पीडी, देन विल टेक अप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, देन विल टेक अप दैट लीनियर अलजेब्रा, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे हम, मॉडर्न अलजेब्रा, देन फिर वेक्टर ज्योमेट्री, रियल कैलकुलस। मतलब मॉडर्न पे आप लोगों का खत्म हो जाएगा, राइट? पुराने बेस का, राइट? और और फिर फिजिक्स, फिजिक्स में मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, स्टैटिक्स, इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। बाकी जो एन ए और एलपीपी वो इन बिटवीन, मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड पे होगा वो। तो ये हमारे टॉपिक्स का ऑर्डर होगा। और हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि स्टेप वन विल बी कि हम लाइक जो भी क्लास में चीज़ करेंगे, आप कोशिश ये करोगे जैसे क्लास में कोई चीज़ डिस्कस हो रही है ना, क्वेश्चन, कोशिश करो कि साथ में आप भी करो, राइट? मैथ्स में अगर अपन कुछ भी चीज़ लिखते हैं ना पेन पेपर से, तो वो ज़्यादा इम्पेक्टफुल है रादर देन कि हम जस्ट पढ़ रहे हैं उसको। तो you try that basically when I am discussing question here, then you also solve it simultaneously. Of course, if you feel that this is something I need to understand, then you can
बेसिकली जस्ट फॉलो मी देयर, राइट। फिर घर पे जाके यू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, राइट। बट ये प्रोसेस रखो, बेसिकली ये होना चाहिए कि द क्वेश्चंस विच आर डिस्कस इन क्लास दे एंड्स हियर, राइट। अगर ठीक है वैसा हमेशा आइडली नहीं होगा ऑफ कोर्स, देन यू टेक अप दोज एट होम जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बट ये प्रोसेस रखो तो एटलीस्ट ये 3 आवर्स आपके मतलब मैथ्स में उस टाइप से यूटिलाइज हो कि ज़्यादातर चीज़ें आपकी यहीं पे हो जाए वो। बाकी पोर्शन जो 3 आवर्स आप घर पे करोगे उसमें देर विल बी सम अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द नोट्स विच वॉन्ट बी डिस्कस्ड इन क्लास, तो यू सोल्व दोज। ये प्रोसेस रखो और फॉलो। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस सीट्स भी मिलेगी, तो प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए लेक्चर नोट्स, है ना, और फिर उस पोर्शन के PYQs, इफ टाइम परमिट्स देन प्रैक्टिस सीट्स, राइट। ओडी पीडी में प्रैक्टिस सीट्स आई थिंक ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे ही है, तो पहले नोट्स भी सफिशिएंट है वैसे इसके लिए। तो ओडी पीडी अगर नोट्स के क्वेश्चंस आप सही से करोगे और PYQ अगर टाइम है तो फिर यू कैन सोल्व दोज MPS एज वेल, जो प्रैक्टिस सीट होगी हमारी, ठीक है। तो ये होगा। बाकी और आप लोग के जो क्यूरीज है बताओ लाइव में यहाँ पे कि होगी ना कुछ डाउट्स वगैरह जो नया है, ठीक है। हाँ लाइव में बताओ। कोई डाउट ही नहीं है तो ये तो गुड अच्छी मॉर्निंग बात है। सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ तो सर सिंस कोर्स लंबा है एंड 6 महीने तक का होगा, तो ये तो श्योर हूँ कि आफ्टर पॉइंट थोड़ा थोड़ा पीछे वाला भूलते जाएंगे, तो उसका कैसे देखना होगा? हाँ हाँ, अच्छा ये भी बताना है। ठीक है, अपन ने ये सब बताया मैंने। इसके बाद क्या है कि जैसे लेट्स से कि दिस ओडी एंड्स अराउंड 12-13 क्लासेस होगी इसकी, राइट। या प्लस माइनस, माइनस तो होगा नहीं, +2 भी हो जाएगी, राइट। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इट। जैसे अपन ने एक बार पढ़ लिया तो जैसे टॉपिक एंड्स होता है ना, देन यू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट टॉपिक। बाद में बहुत टफ होती हैं चीज़ें बनानी, राइट। तो उसके साथ ही अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, बेसिकली जैसे नोट्स लेट्स से कि ओडी के आई थिंक 300-400 पेजेस के होंगे, वो मंडे को मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे प्रिंट नहीं आया शायद अभी। तो उसमें से आप 10 to 20 पेजेस में आपके शॉर्ट नोट्स खत्म हो जानी चाहिए, मतलब दैट डिपेंड्स, 10 पेज में भी हो सकते हैं, 15-20, पर शायद उससे ज़्यादा ना हो, राइट। तो वो आपको मतलब शॉर्ट नोट्स में क्या आएंगे, जितने भी टॉपिक है हमारे, इफ देयर इज सम फॉर्मूला यू मेंशन दैट इन देयर। लेट्स से कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा, तो फॉर्मुलेशन में कोई अच्छा क्वेश्चन दिखा जिसमें कि भाई ये कुछ मैनिपुलेशन ऐसा है तो हम वहाँ पे नहीं सोच पाए, तो वो दैट शुड गो इन शॉर्ट नोट्स, राइट। बाकी तो इसमें मतलब वेरी ऑब्वियस थिंग्स शुड नॉट गो इन शॉर्ट नोट्स विच आर ऑब्वियस टू यू, मतलब उसमें ऐसी चीजें लिखो जो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले तो आएंगे ही, एंड सम गुड क्वेश्चंस विच यू फील दैट आई नीड टू basically revise this question again and again. That sort of question should go there. Any new question you find in test series, you can put that there, and some PYQs which you feel that इसके लिए I need to refer this question again. तो ये प्रोसेस आपका रहेगा। So this way सारे टॉपिक्स के आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाने चाहिए। अब उसका फायदा क्या होगा कि लेट्स से कि राइट नाउ वी आर स्टडिंग ओडी, after this PD till then also let's say this is that is also a similar topic, right? After that we'll shift to complex analysis, so there is not much common between these two. So if you want basically go through the formulas of it, or you want practice some questions of the ODE topic, you will forget it. और देखो ये है कि if you give 2-3 months gap between two topics, और जैसे let's say ODE में ही दे दिया, so then it will take you more effort to regain the same level of fluency in that topic. तो ये शॉर्ट नोट्स का को आपको रेफर करते रहना। और देखो आपका जैसे ये कोर्स चलेगा, दिसंबर एंड का हमारा टारगेट है, हो सकता है जनवरी एंड तक भी जाए, ठीक है ना, पर उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पर उसके बाद कितना टाइम है, 4-5 मंथ्स, आई थिंक 4 मंथ्स लिम्स के, राइट। मतलब जो ओल्ड बैच है उनका सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, जो अभी बैच है उसकी बात कर रहा हूँ, राइट।
तो आप साथ में ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ ना कि आपकी रिवीजन भी होती जाए, राइट, क्योंकि उसके बाद तो टाइम है नहीं। तो ये प्रोसेस फॉलो करो आप, ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके मल्टीपल रिवीजन होंगे, यू विल हैव कॉन्फिडेंस आल्सो इन दैट। अदरवाइज फिर दिक्कत है, क्योंकि सिलेबस मेरे को बताया गया है कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस वास्ट होता है। मतलब मैं भी पहले बोलता था कि मैथ्स का है, पर अब मेरे को पता चला है कि सभी लेते हैं 6-7 मंथ। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर इंटरेस्ट आप लोगों का तो मैथ्स सही है, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो सही नहीं है, क्योंकि 6 आवर्स आपको डेली पढ़ना है, वो बिना इंटरेस्ट होगा नहीं, राइट। तो ये चीज़ है, तो ऐसे आपको फॉलो करना है। पहले वाले बैच में अगर कोई फॉलो नहीं करा तो ये प्रोसेस फॉलो करो आप। जैसे भाई टॉपिक्स हो गए, जैसे आपके जैसे वेक्टर हो गया, ज्योमेट्री पर्टिकुलरली अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे बार बार तो चीज़ें माइंड से जाएगी, पर्टिकुलरली जो लेटर वाला पार्ट है कॉनिकॉइड्स वगैरह, बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस वेयर यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन प्रोसेस एज वेल, राइट, कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ है, सो दिस प्रोसेस यू फॉलो। ओके ठीक है सर, ना। थैंक यू सो मच। और बताओ, और किसी का कुछ सर कोई। कोई बुक्स की तो नीड नहीं पड़ेगी ना, इसके अलावा नोट्स और पीवाई के अलावा? हाँ, देखो बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक से ही नोट्स बनते हैं, है ना। तो ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू फील कि भाई ये सब मेरे से हो जा रहा है, नोट्स क्वेश्चंस फॉलोड बाय पीवाई क्यूज प्रैक्टिस सीट, उसके बाद इफ यू फील कि और टाइम है और कुछ करना है, देन यू कैन रेफर बुक्स। वो भी बता दूंगा मैं कि कौन कौन सी क्या बुक है। ऐसे जरूरत नहीं है, और टाइम भी नहीं मिलेगा एक्चुअली, राइट। और देखो ये मल्टीपल रिवाइज करोगे चीज़ों को, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन कि आप उस चीज़ पे 100 क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। भाई क्वेश्चन के टाइप्स तो ऑलमोस्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा हमें कि लिमिटेड टाइप्स ही है क्वेश्चंस के, राइट। और अच्छी चीज़ ये है सीएससी में कि वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ रैंडम होंगे बट दोज आर इन रेयरिटी, और वो नहीं करने होते हैं, राइट। तो जनरली जो क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यू थीम्स है, जैसे इन सब में अगर आप पीवाईक्यूज रेफर करोगे तो समझ में आएगा कि भाई इस पोर्शन से बहुत बार रिपीट हुआ। जैसे अगर अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इन जनरल दिस फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज्ड टू बी ए कंपल्सरी क्वेश्चन, मतलब nowadays they are basically putting some other questions also in that section, but previously there used to be this formulation of D. Nowadays they are putting some integrating factor question as well, या फिर लाप्लास का दे दिया, राइट। ऐसे ही आप इस पे जाओगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना। तो ये जितनी भी है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, इनमें और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गए, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे शुरू में हम यही सब पढ़ेंगे, मतलब इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे एक्चुअली। तो यहाँ से भी आप देखोगे कि बहुत रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, और इन दिस पोर्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड एज वेल। तो वो अपने, और ये एक्चुअली ज़्यादातर पोर्शन 11th-12th वाला है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी 11th में, तो वो वाली चीज़ है। कुछ पोर्शन जो इसका कि फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या वाई हो गया, वो हम नया पढ़ेंगे। तो ये दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है जैसे, तो वो भी ऑलमोस्ट बहुत बार रिपीट होती है। और इसमें एक टाइप है सेल्फ ऑर्थोगोनल, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कि पीवाईक्यू तो कुछ तो रिपीट भी हो रखी है, ठीक है ना। तो वो हो गया, ये सब हम पीवाईक्यू देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। ऐसे क्लेयर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज आल्सो ऑफन आस्क्ड। इसमें देर आर 13-14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें है कि कुछ जगह यू शुड नो कि व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी नीड टू यूज, तो वो सब प्रैक्टिस से आएगा। तो ये चीज़ होगी। सिंगुलर सॉल्यूशन और क्लेयर्स जनरली एक साथ पूछी जाती है। ऐसे आ गया सेकंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हम देखेंगे ये एक रूटीन प्रोसेस होता है इसका, इनमें बस एरर्स नहीं करनी होती है। अच्छा, एक इश्यू क्या रहता है, एक इश्यू क्या रहता है, एरर्स का इश्यू रहता है, राइट। देखो इन जनरल ऐसा देखा गया है कि स्टेप मार्किंग इज नॉट दैट ग्रेट इन मैथ्स, है ना। नील ही मान लो, मतलब, राइट, लेट्स नील और जीरो टाइप की स्टेप मार्किंग जनरली जो सिलेक्टेड है कैंडिडेट्स, उनका एक्सपीरियंस ये, राइट, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि जनरली स्टेप मार्किंग नहीं है इसमें ना। कुछ बोलते हैं कि है, पर लाइक 90% 80% का यही एक्सपीरियंस है। तो आपको एरर्स वाले पार्ट पे भी काम करना है। तो एरर्स वाला पार्ट पे काम कैसे होगा, जब भी जैसे ये दो टाइप के टेस्ट होंगे हमारे यहाँ पे, राइट। एक 3 आवर्स का टेस्ट होगा जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, देर आर 15 टेस्ट इन दैट।
आफ्टर एवरी टॉपिक देयर विल बी सेक्शनल टेस्ट ऑफ 3 आवर्स यूपीएससी पैटर्न पे। तो वो तो करना ही है हमेशा, बाकी जब वो टेस्ट नहीं होगा तो वीकली टेस्ट विल बी सेड, वो प्रैक्टिस के लिए आपके एंड पे। पर आप उसको टाइम आउट मैनर में करने की कोशिश करो। फिर उसमें कुछ डाउट रहेंगे तो आप ग्रुप है उस पर पुट करना, या नेक्स्ट डे क्लास में भी पूछ सकते हो अगर कुछ इश्यू रहेगा उसमें। तो ये प्रोसेस फॉलो करो। तो देखो ये एरर्स वाला पार्ट है ना, अगर अपन सारा कंटेंट कर भी लेंगे, ना, तब भी एरर्स होती है, राइट। तो एरर्स के लिए आप यही है कि प्रैक्टिस रेगुलरली हो आपकी, और कुछ चीजें जो माइंड में रखनी है, जैसे इफ वी आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन, तो वी टेंड टू एस्केप स्टेप्स, राइट। सो कोशिश करो कि यू आर राइटिंग ऑल द स्टेप्स, है ना। वो हैबिट आप ऐसे बनाओ, क्योंकि जनरली जैसे मैं भी एरर करूंगा तो वो एस्केप करूंगा ना स्टेप, उसमें होगी। और वंस यू कमिट सम एरर देन नेग्लिजिबल मार्क्स ऑलमोस्ट, राइट। सो ये प्रोसेस रखो कि डोंट एस्केप स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या कर सकते हो कि यू मेक ए पेपर ऑफ एरर्स इन विच यू मेंशन ऑल द एरर्स यू आर बेसिकली कमिटिंग। लाइक कि आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो जब आप उसको सोल्व होके आइए उसी दिन भी, सॉल्यूशन तो आपको उसी दिन पोर्टल, देखो सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको, जैसे mathocrat.com है, उस पे देखा होगा आपने, एक क्लास सेक्शन होगा, एक टेस्ट सेक्शन होगा। तो क्लास वाले में तो रिकॉर्डिंग दिखेगी आपको सारी, बाकी जो टेस्ट सेक्शन है उसमें पेपर अपलोड होंगे जो लाइव में, राइट। और जो यहाँ है वो यहाँ आके दे सकते हैं संडे को 9 से 12, जब भी क्लासेस होगी, मतलब हर संडे को दे सकते हो। ऐसे कोई पेंडिंग भी रह गया तो वो भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो वहां पे जैसे आपने टेस्ट आज दिया तो द सेम डे यू विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट ऑन दैट पोर्टल। सो वहां से वो मैच कर लिया। पहली बार जैसे कि आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। हमारा जो पैटर्न होता है ना, ये होता है ना, ये तो आइडिया होगा सबको आगे कि भाई ये पार्ट 1 है, राइट। इसमें जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ सेक्शन ए, ठीक है ना। तो पेपर में क्या होता है कि देयर विल बी टोटल 8 क्वेश्चंस, देयर विल बी टोटल 8 क्वेश्चंस। हम्म, अच्छा ड्रॉ, ठीक है ना। तो देखो 8 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, अ, ऐसे होंगे, राइट। ये सेक्शन ए होगा आपका, ये सेक्शन बी होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये जो सेक्शन ए है ना, दिस इज फिक्स, मतलब मेंशन नहीं है ऐसा, पर जैसा अभी तक के पेपर आए हैं, तो उसमें यही दीज फर्स्ट 4 टॉपिक्स आर, नो फर्स्ट 3 टॉपिक्स आर देयर, नॉट 4। सेक्शन ए पेपर 1 में, इसमें आपके पास ये जो कैलकुलस हो गई, लीनियर अलजेब्रा हो गई, और एनालिटिक ज्योमेट्री हो गई, दीज 3 टॉपिक्स आर देयर। और जो सेक्शन बी है उसमें बाकी के जो टॉपिक्स है हमारे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स हो गया, ये सेक्शन बी में आ गए, राइट। तो अब पेपर में ऐसा रहता है कि फर्स्ट एंड फिफ्थ आर कंपल्सरी, मतलब दीज नीड्स टू बी अटेम्प्टेड, ये हम नहीं छोड़ सकते, राइट। और बाकी अभी के टोटल 5 क्वेश्चन वी नीड टू अटेम्प्ट, तो 2 तो ये हो गए, 3 एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन यू नीड टू अटेम्प्ट, एंड बाकी जो फिफ्थ है वो कहीं से भी अटेम्प्ट कर लो, दैट इज द पैटर्न। तो अब यही है कि आपको जैसे ये लीनियर, कैलकुलस और ज्योमेट्री, तीनों ही आसान टॉपिक माने जाते हैं। ज्योमेट्री में जो लेटर पार्ट है कोनिकॉइड्स वाला, उसमें क्योंकि थोड़ी क्वेश्चंस भी कुछ कुछ लेंदी हो जाते हैं, और अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अदरवाइज ये पोर्शन ऐसा है कि इस पे आप अच्छे से कमांड कर सकते हो, राइट। और सेकंड पोर्शन है अपना, जैसे इसमें वेक्टर आसान है, ओडीएम पढ़ेंगे ये भी आसान है ना। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स जो है उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। वैसे तो इसमें एक्चुअली फिजिक्स वाला पोर्शन ज्यादातर ये 11th-12th वाला है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स, कुछ चीजें नहीं है। तो और अच्छी बात यह है कि फिजिक्स हो गया, इन सब में क्वेश्चन जनरली वही स्टैंडर्ड रहते हैं जो नोट्स में होंगे, प्रैक्टिस। देखो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे देर, आई विल टेल यू दैट इसकी प्रैक्टिस शीट भी करनी है, मतलब करनी तो हर जगह ही है अगर आपके पास टाइम है, बट कुछ टॉपिक्स है जिनमें बोला जाएगा क्लास में, तो वो प्रैक्टिस शीट करनी करनी है आपको, राइट। तो ये है, तो ऐसी चीजें रहेगी, ठीक है। ऐसे ही पेपर 2 में, उसमें सेक्शन ए जो होगा, उसमें सेक्शन ए हमारा ए डिफाइंड है,
जैसे ये तो पेपर 1 ही हो गया ना हमारा। पेपर 2 में ये मॉडर्न अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सेक्शन ए का पार्ट है। इधर 4 टॉपिक है सेक्शन ए में। यहाँ पे जनरली लोगों को तकलीफ रहती है मॉडर्न वगैरह में, राइट। तो ये भी इसमें देखो मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, nowadays easy questions are coming from modern algebra. तो इफ यू आर लिविंग मॉडर्न अलजेब्रा थिंकिंग कि भाई ये टफ है, तो वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें द बेनिफिट इन दिस टॉपिक इज दैट इफ यू नो द क्वेश्चन इट वोंट टेक मच टाइम। इन जनरल अदर पोर्शंस question may take time to solve, right? Even if you solve, like in physics there are questions where they will consume a lot of time, right? इसमें अगर आपको आता है तो इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक लेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देना इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें जब पढ़ाया जाएगा तो अगर मान लो पढ़ेंगे तो हम सारा ही, पर इसका जो इजी पोर्शन एटलीस्ट उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, राइट। बाकी रियल ये सब इसमें ये आसान टॉपिक है रियल एनालिसिस वाला। कॉम्प्लेक्स भी आसान ही है, ओडी पीडी के बाद कॉम्प्लेक्स ही पढ़ेंगे अपन, राइट। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका फ्लूइड वगैरह में भी अच्छा खासा यूज है, वेक्टर का भी अच्छा खासा यूज है, राइट। तो ये चीज है। एलपीपी इसमें आसान टॉपिक है। तो इस पोर्शन में जनरली लोगों को तकलीफ रहती है मॉडर्न अलजेब्रा में, राइट। तो मॉडर्न में भी अगर आप इजी पोर्शन कर लो, क्योंकि इसमें देखो सेक्शन ए में मॉडर्न है एंड सेक्शन बी में देर इज दिस फिजिक्स पोर्शन, वहां पे भी जनरली जो भी फियर टाइप रहता है लोगों में। तो ये चीज है। तो चलो अगर किसी का मॉडर्न अलजेब्रा अच्छा है तो वो वहां से चीजें सही कर सकता है, अदरवाइज फिजिक्स, ये जो फिजिक्स पोर्शन है पेपर 2 का, इसमें देखो ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन जनरली आप देखोगे तो दे आर वेरी मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन वैसा आ जाए तो दैट्स अ डिफरेंट। इन जनरल जो पैटर्न है, जैसे कि भाई ये मैकेनिक्स फ्लूइड वाला हो गया, तो यहाँ से इस बार लेग्रांजेस पे इस पे पूछ लिया था डीलम्बर्ट पे, राइट। तो डीलम्बर्ट से कभी कभार आता है, अदरवाइज लेग्रांजेस हैमिल्टन दे आर वेरी फ्रीक्वेंट। अभी लास्ट आई थिंक लास्ट ईयर तो नहीं पूछा लेग्रांजेस से, बट दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट एंड इजी पोर्शन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, और ये आसान भी है अगर करोगे अच्छे से। इसका लेटर पार्ट है जिसमें थोड़ा मतलब वो भी आसान ही है, बस पुराने पार्ट का एप्लीकेशन है, बट और वहां से क्वेश्चन इन जनरल आते भी नहीं है, क्योंकि जो इनिशियल पार्ट है वहां से जनरली क्वेश्चन आ रहा। तो वो चीज है। तो मतलब ऐसे चीजें रखनी है, ठीक है ना। और कुछ लाइव में, ठीक है। और हाँ बताओ यहाँ पे और क्या डाउट है। हम्म वो हम पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जैसे अगर अपन वेक्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि दे आर लिंक, राइट। और अगर अपन रियल पढ़ेंगे तो कैलकुलस साथ में पढ़ेंगे, मतलब उनके तो नोट्स भी सेम ही है, राइट। तो जो इंटरलिंक टॉपिक है वो हम साथ में पढ़ेंगे। बाकी कॉम्प्लेक्स है जैसे तो हम कभी भी पढ़ लेंगे, वो अलग टॉपिक है। ये एलपीपी न्यूमेरिकल ये अलग है। बाकी मैकेनिक्स फ्लूइड तो सबका मिक्सर है, तो सभी का एप्लीकेशन होगा इसमें। तो जनरली कैलकुलस मल्टीपल इंटीग्रल वगैरह का यूज होता है इधर, और वेक्टर एनालिसिस का अच्छा खासा यूज है। इनफैक्ट कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें अच्छा खासा यूज है। कॉम्प्लेक्स का भी यूज है लेटर पार्ट ऑफ फ्लूइड में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वगैरह पढ़ते हैं, मतलब आसान वाला पार्ट, सीआर इक्वेशन वगैरह। तो ये चीज है, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेरी। अच्छा स्केलिंग वेक्टर क्या, देखो इस बेसिकली क्या होता है कि मैथ्स में जनरली अपन कोई भी क्वेश्चन इफ वी करेक्टली अटेम्प्ट इट सो विल गेट मार्क्स, राइट। तो दैट इज नॉट द केस विद द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, है ना। तो उनके पैरेलल लाने के लिए हमारे मार्क्स कम किए जाते हैं, राइट। तो वो ऐसा ऐसा है कि वो कभी 0.7 कम हो जाते हैं, कभी 0.8 हो जाते हैं, लास्ट ईयर 0.7 टाइप हुए हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग, लाइक मैथ्स में भी हाउ अदर आर परफॉर्मिंग। लेट्स से कि सब बोल रहे हैं कि इजी पेपर आ गया, तो फिर स्केलिंग ज्यादा होगी, क्योंकि एट द एंड वो पैरेलल करना है सबको ना। तो वो चीज है, पर ये है कि स्केलिंग के बाद भी 300 की रेंज में आ रहे हैं मार्क्स, राइट। जो और जगह इतने फ्रिक्वेंट नहीं है, और जगह भी आ रहे होंगे, नॉट दैट फ्रिक्वेंट, राइट। मैथ्स में तो
नॉन सिलेक्टेड के भी मिल जाएंगे आपको 290s में, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, पर वो जो 290 या 300 आ रहे हैं उनके पीछे अच्छी खासी मेहनत है। तो अगर आप वो सब करोगे तो स्केलिंग वगैरह देखो वो अपने हाथ में नहीं है। आप अच्छे से चीज़ें करोगे, अच्छे से परफॉर्म करके आओगे पेपर में, टॉप ब्रैकेट में रहोगे तो इट विल हेल्प यू ओनली। पर अगर जैसे लेट्स से कि अपन ने generally it is seen that if we correct 200 plus correct attempt in both the papers, हमारे जो पेपर्स होते हैं वो क्या है 250 मार्क्स के, देर आर टू पेपर्स राइट। तो इसमें इफ 200 करेक्ट अटेम्प्ट है आपका, ठीक है, तो जनरली 300 प्लस आ जाते थे। लास्ट ईयर पेपर 2 में भी स्केलिंग थोड़ी बड़ी है बिकॉज पीपल परफॉर्म वेल राइट। तो if we go by last year, then at this attempt 200 plus 200 you will get around 280 to 90, that is a good score, ठीक है ना। बाकी इन जनरल ऐसा होता है कि if you are attempting 200 plus then in the range of 300 you will be there, 200 plus correct attempt right, like कि आप let's say कि आपने 200 अटेम्प्ट किया पर आपका करेक्ट 150 है, तो दिस इज व्हाट विच काउंट्स। तो एरर्स वाले पार्ट्स में दैट्स व्हाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरर्स वाले पार्ट में बहुत अच्छे से काम करना, जो प्लस माइनस वगैरह की एरर, तो ये एरर्स वाला पोर्शन आप प्रैक्टिस करोगे, ये हैबिट डालोगे कि भाई स्टेप से एस्केप नहीं करनी, और उस प्रोसेस में पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो, वो सारी चीजें। तो ये देखो ये हो सकता है कि शुरू के टेस्ट में दिक्कत हो, शुरू मतलब ठीक ठाक टाइम लग सकता है, पर अगर आप ऐसे करोगे तो ये चीजें कंट्रोल में आएगी, ये टाइम वाला इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। पर वो रेगुलर प्रैक्टिस से ही होगा। लेट्स से कि जो अपने सेक्शनल टेस्ट होंगे दोज विल बी आफ्टर एवरी टॉपिक इज ओवर राइट, तो अराउंड 15 कभी तो 20-30 डेज भी हो सकते हैं। तो 20 में आपको जो वीकली टेस्ट मिलते हैं ना, यू शुड प्रैक्टिस दोज एज वेल टाइमली मैनर में, उससे वो चीजें कंट्रोल में आएगी। भाई हर वीक एक टेस्ट हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ हैबिट, तो वीकली में वो कर भी पाओगे आप, क्योंकि ऐसे इसमें ये भी नहीं है कि आप रैंडमली कोई पेपर उठा के आप कर रहे हो। जब आपने टॉपिक किया ही नहीं है तो उससे तो चीजें पता नहीं चलेगी ना, उसमें कर ही नहीं पाओगे। इफ यू नो द कंटेंट, उसके बाद टाइमली चीजें कंप्लीट नहीं हो रही, उसके लिए प्रैक्टिस विल है, ठीक है। तो उसमें आप वीकली टेस्ट करो टाइम बाउंड, जैसे वो जनरली 1 आवर का रहेगा, तो कोशिश करो उसमें करने की, ठीक है। मतलब जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है लगने दो, धीरे धीरे वो इम्पैक्ट दिखेगा, मे बी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ दिखेगा, पर वो इम्पैक्ट राइट। तो ये है, ठीक है। और बताओ लाइव में यहाँ पे, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक डाउट था कि क्लास के साथ साथ भी हमें नोट्स बनाने हैं या फिर जो आप नोट्स देंगे उसी से पढ़ना है? यार देखो क्लास के साथ साथ आप जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं ना वो करो तो अच्छी बात है, बाकी जो नोट्स है उन्हीं को आप अपने बेसिक नोट्स बना लो। कुछ नया आता है तो उन नोट्स में आप, जैसे यहाँ तो प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, सेम नोट्स लाइव भी पीडीएफ में शेयर होंगे, तो आप उसको प्रिंट करवा लो राइट। और जहाँ पे कुछ नया आपको, लेट्स से कि अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ रहे हैं, कुछ नया आ गया उसमें जो कि नोट्स में नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो उसमें राइट। बाकी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ट्राई कि आप साथ में करो, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, फिर आप समझो उसको राइट, घर पे जाके करो फिर। पर कोशिश करो कि पेन पेपर से चीजें होगी मैथ्स में, वो हेल्प करेगी, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। और सर किसी वो का, ओडी के नोट्स शेयर कर देते ग्रुप पे। हाँ आज शेयर हो जाएंगे ग्रुप पे, आज शेयर हो जाएंगे यहाँ पे प्रिंटेड, नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे को होगी उसमें मिल जाएंगे प्रिंटेड हो। सर फिर क्लास में जो हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ वही नोटबुक में लिखना है, बाकी सब जो है वो नोट्स ही फॉलो करना है ना? हाँ देखो एट द एंड मतलब आप क्वेश्चंस करोगे ना साथ में, तो वो तो प्रैक्टिस होगी, मतलब जब रिवीजन या कुछ भी करना आपको एक्सटेंडेड नोट्स से, तो वही नोट्स रेफर करोगे जो क्लास नोट्स है ना, मतलब जो नोट्स मिलेंगे आपको, मतलब जो भी आपको सही लगे। अगर आपको लग रहा है कि आप जो खुद से कर रहे हो चीजें वो ज्यादा अच्छे से बन रही है, तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें फिर ऐड करते जाना चीजें, आइदर वेज ओके, ठीक है ना। सर पर जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, हाँ जो शॉर्ट सर नोट्स होंगे, हाँ एक जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो खुद के ही होने चाहिए, मतलब क्या, मतलब वो खुद के नहीं होंगे अगर आप साथ में नहीं बनाओगे तो,
भाई शॉर्ट नोट्स का मकसद क्या है कि हम चीजें क्विकली कर सकें। जो चीज मैं खुद से लिख रहा हूँ उसकी स्टेप्स मेरे को पता रहेगी, और मैं किसी और ने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको देख के चीजें करूंगा तो वो मेरे लिए शायद इतनी इतनी माइंड में नहीं रहेगी ना। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है खुद से तो पता होगा आपको, तो उसकी ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा होगा जो खुद से बनाओगे। और वो तभी बनेंगे जब आप साथ में करते जाओगे, वरना फिर एंड में फिर वही होगा कि फिर कि भाई वो कनिष्क कटारिया के नोट्स उठा लेते हैं उनसे करेंगे। तो वो भी मतलब गलत नहीं है, पर खुद का करोगे तो दैट इज बेटर। ठीक है ना। मतलब वो उसको सुनोगे तो खुद उसने भी यही बोला कि भाई खुद के बनाओ। ठीक है ना। तो ठीक है, पर वो तो एज ए लास्ट रिसोर्ट वो शॉर्ट नोट्स तो है ही, बट खुद से करो। शॉर्ट नोट्स का तो मकसद ही है भाई, नोट्स तो आपके पास मिलेंगे ही ना, नोट्स तो वैसे भी तो है ही। ये चीज है। हाँ बताओ लाइव में। सर वो जैसे जीएस के दूसरे पेपर्स में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, लाइक द स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल, तो मैथमेटिक्स में भी या वो इट सब मैटर्स। सीखेंगे शायद शायद, राइट? हाँ हाँ इट मैटर्स। नहीं सीखोगे तो आप टेस्ट दोगे उसके सॉल्यूशन देखोगे वैसे सीखोगे। ठीक है ना। ऐसे नहीं बताया जाएगा कि वी नो दैट। मैथ्स में क्या होता है भाई, कुछ नहीं। देखो मतलब दो चीज है मैथ्स में यहाँ पे, कि जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया, जैसे कोई भी क्वेश्चन है लेट से, जनरली जो ये फर्स्ट और फिफ्थ बताया था मैंने, इनमें जनरली 5 पार्ट्स होते हैं, राइट। इन जनरल ऐसा होता है, कभी इसके भी 2 पार्ट कर देता है। ये जनरली 10 मार्क्स के होते हैं, हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। अभी जो पैटर्न चल रहा मतलब यही रहेगा। इंटरनल डिवीजन कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई टोटल तो 50 रहते हैं, जैसे ये 2 2 3 ये होंगे, इनमें जनरली क्या होगा 3 पार्ट्स होते हैं, 15 20 और 15 ऐसा। पर कुछ चेंज भी हो जाता है, कभी इंटरनल हो सकता है, इंटरनल जो डिवीजन ये चेंज हो सकता है। ओवरऑल ये 50 मार्क्स के रहते हैं। इसमें देखो क्या होगा कि जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया इन जनरल जो लगता है, राइट, कि अपन ने कोई क्वेश्चन किया लेट्स से कि 15 मार्क्स का है, और हमने पूरा किया और एरर कर दी। ठीक है ना। तो फिर यू विल गेट 1 2 मार्क्स जो भी है, इस टाइप होगा। पर लेट्स से कि अपन ने एरर नहीं की, अपन ने सही की चीजें, पर हमने थोड़े प्रॉपर टाइप से लिखा नहीं, मतलब इट्स लाइक ए रफ वर्क टाइप कर दिया, तो फिर वो आपको ये 1 2 मार्क्स इधर मिल रहे हैं वो इधर कटेंगे, वैसा मतलब रफली ऐसा कुछ है, राइट। कि भाई जैसे 13 मिल गया या 12 मिल गया। पर देखो टोटल हमारे पास जनरली ये 5 क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 8, और जितने पार्ट सब पार्ट है उस हिसाब से अराउंड 18 19 सब पार्ट्स बनते हैं, राइट। सो इफ यू मिस 2 मार्क्स इन एवरी सब पार्ट, तो दोज आर लॉट ऑफ मार्क्स, राइट। कितने हो गए, अराउंड 38 मार्क्स हो गए। अगर 2 2 भी हटाएं तो वो तो, अरे ये तो बहुत है लिस्ट में होने और बाहर होने में, राइट। तो हाउ वी राइट दैट आल्सो मैटर्स। ऑफ कोर्स आंसर वाला पार्ट मैटर्स मोर, बट दिस आल्सो मैटर। और इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे आप टेस्ट लिखोगे ना तो ऐसे हैबिट डालनी है जैसे कि जैसे लेट्स से कि देयर इज लेट्स से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन ही आ गया, तो बस ये जो भी लिखते हैं जो स्टैंडर्ड बुक में देखोगे आप या नोट्स में भी देखोगे कि वी नो दैट दिस इज गिवन दैट इम्प्लाई, ये हो गया। और ये जितने भी कनेक्टिव्स है दीज यू नीड टू यूज। और कहीं पे जैसे मान लो अपन सोल्व कर रहे हैं और ये आ गया, ऐसा कुछ हमें आ गया, तो इसमें अब ये हम पढ़ेंगे कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम यूज कर रहे हैं इधर, राइट। तो आप डायरेक्टली चीजें लिख रहे हो नहीं, आप ये मेंशन करो कि वी नो दैट, मतलब या इसमें इधर मेंशन कर दो लीनियर डी हैज सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन dx, ऐसे व्हाटएवर फॉर्मूला यू आर यूजिंग इन द क्वेश्चन यू मेंशन दैट। और ये हैबिट आप हर जब खुद से प्रैक्टिस करो तब डालो, तो ये हैबिट अपने आप फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल है, राइट। तो ये हैबिट आप वैसे करोगे तभी होगी।
अब ये इश्यू रहता है जनरली, मतलब ऐसे करना जैसे कि बीएससी में स्टूडेंट्स करते हैं ना एग्जाम वगैरह में, कि कैसे वो लिखते हैं चीजें। ये वाला इश्यू जनरली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है कि भाई आंसर ले आए तो उसमें फिर ये मार्क्स कटेंगे, राइट। तो ये लिखना है, और ये तो इजियर पार्ट है, इसमें क्या है, ये तो बस थोड़ी बहुत अंग्रेजी डालनी है इस पर, दैट्स इट। और दो फॉर्मुलेज होंगे या कुछ थ्योरम यूज कर रहे हो, लेट्स से कि अपन वी आर यूजिंग लेट्स से होमोजेनियस फंक्शंस का एक रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, x डिवाइड x प्लस वाई डिवाइड x डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई इक्वल्स टू nf। तो ये आपने मेंशन कर दिया बाय आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस, ये सब मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये सब भी आपको टेस्ट वगैरह में करें। थैंक यू हाँ, सर। और किसी का? 11th 12th में अल्फा बीटा वो फंक्शन पढ़ाते थे, तो उसमें फॉर्मूला याद करना है या फिर डिराइव करके कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला इतने सारे याद करना मुश्किल हो जाएंगे। नहीं नहीं, अल्फा बीटा फंक्शन तो फॉर्मूले ही होते हैं, वो फॉर्मूले याद करने हैं, उनकी कन्वर्जेंस पढ़ेंगे हम भाई, अच्छा। उनकी जो कन्वर्जेंस होती है। अल्फा बीटा गामा तो वैसे ये कि फैक्टोरियल एंड डिफाइन कर दिया तो कर दिया डिफाइन हमने, वैसे डिफाइंड है वो तो फंक्शंस। अब उनकी कन्वर्जेंस देखेंगे कि भाई वैसे इंटीग्रल हम डिफाइन कर भी सकते हैं कि नहीं, तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। बाकी अल्फा बीटा आने चाहिए हमें, वो हेल्प करते हैं, फिजिक्स में भी हेल्प करते हैं, फ्लूइड्स में पर्टिकुलरली आते हैं वो, आयलर वगैरह में, ठीक है, या इन जनरल भी इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे वो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में शायद काम आ जाए कहीं, ठीक है। और किसी का कुछ? स्केलिंग हाँ कैसे होता है? यार, स्केलिंग तो देखो सब भी वही तुक्केबाजी चल रही है, मतलब ऐसे भाई जो लोगों का एक्सपीरियंस है उससे बताते हैं, तो वो 0.7 0.8 टाइप रहता है, वैसा एग्जैक्ट तो कुछ है नहीं, यूपीएससी कुछ बताता तो है नहीं। तो पर जैसे मान लो किसी ने 400 किया, करेक्ट किया, उसके 300 आ गए, तो उस हिसाब से जैसा चल रहा है, वो पेपर 1 में जनरली 0.7 टाइप होती है, इन जनरल ऐसा हो रहा था, ये 0.8 टाइप हो रहा है, पर लास्ट ईयर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है, 0.7 टाइप ही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर में आप कैसा, मतलब जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वाली चीज है, जैसे मान लो सबको टफ लग रहा है पेपर, तो फिर ये ऐसे भी हो रखा है ये कि भाई 0.85 होगी या 0.9 होगी, ऐसे भी हुआ है, और ये बहुत आसान आ गया तो ये 0.65 भी हो जाएगी। तो वो तो वही है ना कि जैसे मान लो इजी पोर्शन आ गया, इजी पेपर आ गया, तो आपने लेट से 250 कर दिया, तो एट द एंड वो स्केल हो कि मार्क्स उतने ही आने हैं, राइट। तो वैसा है कि पर मान लो पेपर ठीक है और फिर आप अच्छा करेक्ट कर रहे हो, तो देन इट विल हेल्प, है ना। तो वो चीज है। तो इस बार हाईएस्ट 320 गया इस साल, से ये 327 भी है, मुझे 327 के है, वो टेस्ट सीरीज में था, तो उसका मेरे को आइडिया है। 320 आई थिंक दो लोगों के आए हैं, किसी और के भी आए हैं, और बाकी 300 में है, ठीक ठाक है 300 में जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें, जैसे युगान से वो आपके फाउंडेशन बैच पे ही है, उसके 302 है, और दिव्यांग के आई थिंक 290s में है, उसके जो 21 रैंक है, वो क्रैश कोर्स का स्टूडेंट था, और भी है, मतलब उस रेंज में है लोगों के, 250s में भी है कुछ सिलेक्टेड के, राइट। तो वो तो वही है कि आप कैसा कर रहे हो, और बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से 250 भी ठीक होते हैं, ठीक है। पर मैथ्स का एडवांटेज तभी होगा जब आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो भाई, एम तो होना चाहिए 300 की रेंज आए, पर वो ये सब चीजें माइंड में रखोगे, पहली बात तो कंटेंट अच्छे से करना है, सेकंड एरर्स नहीं करनी है, थर्ड प्रेजेंटेशन भी ठीक रखना है, प्रेजेंटेशन में कुछ ज्यादा नहीं है अपना, जो भी कनेक्टिव यूज करो एक फ्लो दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई वो सॉल्व कर रहे हैं बस आंसर आ गया, ये तो फिर उसमें एक दो मार्क्स बिना बात जाएंगे वो हमारे, ठीक है ना, लाइव में। यस सर। सर 0.7 मीन 70% समथिंग, राइट? हाँ हाँ, मतलब 70%, जैसे मान लो यही है ना कि जैसे 400 है किसी का, तो 0.8 करा तो कितना हो गया, 320 हो गया, 0.7 किया तो 280 हो गया, इस टाइप। पर ऐसा नहीं होता, वो पेपर वाइज है, मतलब जैसे 200 का 0.7 हो गया, और से टू पेपर में जैसे 200 किया तो उसका 0.8 हो गया, तो 160 आ गए, इधर 140 आ गए, ऐसे, ठीक है। तो मतलब आपको तो अपना करेक्ट अटेम्प्ट बढ़ाना है, वो स्केलिंग तो देखो हर साल जैसे टॉपर के मार्क्स वेरी करेंगे ना, वैसे वो चीज़ होगी। मान लो किसी साल लेट से 1050 पे रैंक 1 है, किसी साल लेट से 1040 पे रैंक है, तो ऑफकोर्स हर जगह मार्क्स कम ही हुए होंगे ना, वो वाली चीज़, ठीक है। बाकी ऐसे भी पूछते हैं कुछ लोग कि
400 प्लस कैसे आ जाएंगे। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे भी रखना है कि भाई अभी 300, 320, 336 आए थे लास्ट ईयर, तो उस रेंज में 350 से कम ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मार्क्स भी कम हुए हैं ना। जो टॉपर्स के मार्क्स देखोगे तो शायद वो भी कम हुए हैं, जो रैंक 1 वगैरह होती है। तो ये तो एट द एंड कंपटीशन है, और लोगों से बेटर परफॉर्म करना है, ठीक है। हाँ, और कोई इश्यू लाइव में? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Yes, sir. I had one doubt. What is the impact or use of calculator? Sir? Here calculator use is there, right? Particularly in numerical analysis, LPP. In that you will be told how to use calculator, जब वो पढ़ाया जाएगा, right? बाकी और जगह भी you should know, like in matrices we can use calculator. In linear algebra almost in many questions will need to get eigenvalues, है ना. For that there in general we'll have 3x3 matrix. So that is a cubic equation. So there is this option in calculator to solve cubic. तो यू यूज दैट, बहुत आसान लाइफ हो जाएगी, वरना वो क्यूबिक सोल्व करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, राइट. सो ऐसा, और कहीं पे जैसे देयर इज सम डेफिनेट इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, विल सी इन रियल कैलकुलस आल्सो देयर आर सर्टेन डेफिनेट इंटीग्रल. so you can use the calculator to verify your answer, right? कि भाई जैसे हमने सोल्व कर दिया, हमें पूछेगा कि भाई 0 to infinity sin x by x dx is pi by 2, मतलब ये तो हमें पता ही होगा, मतलब जस्ट एग्जाम्पल के बता रहा हूँ. तो और ये तो इन्फिनिटी है, तो चलो इसमें थोड़ा तकलीफ हो सकता है. ऐसे कोई इंटीग्रेशन आ गया 0 से पाई बाई 2 या कुछ फाइनाइट नंबर, तो हमने सोल्व किया, वेरीफाई कर लिया, अगर आंसर गलत आ रहा तो हमने दोबारा देख लिया. देखो एक चीज और होती है टू मिनिमाइज एरर्स, एक ये भी तरीका होता है कि व्हाट यू डू इफ यू आर कमिटिंग लेट्स से 50 प्लस मार्क्स एरर्स. सो दिस मेथड इज आल्सो फॉलोड, that in every like there are 19 subparts, right? So in every subpart you give last 1 minute to again go through that at the same time. Let's say you solve this 1A question, है ना, ये फिनिश हो गया, इसका आंसर आ गया, again you re-verify it at the same at that time only when you solve this 1A, not after the end of the paper. उसके बाद तुम भूल जाएंगे सब, right? उसी टाइम पे ये देखना है. So this way your in 19 subparts many questions will be of proof only, right? कि prove करो, ये करो, तो there is no need to re-verify. Questions where some numerical value will come or some expression will come, there you re-verify. Let's say such questions out of 19 they may be 12, 13, right? Yep, 15, right? So this extra 15 minutes will go in re-verification. But if by use of this practice you are able to even correct, make attempt correct in 2 questions, so that is of immense help. पर ये सब क्या करोगे आप, use this method in test when you are basically writing test. ये आप पेपर में जाके नहीं कर सकते ये सब. You see whether it suits you or not, right? अगर ये आपको, you are able to complete the paper on time with this practice, then this helps a lot in removing errors. ऐसा यूज किया है, जैसे बहुत लोग यूज, आयुष ने ये यूज किया था लास्ट टू लास्ट में, जो आयुष गुप्ता, he got I think 174 in paper 1. Generally in paper 1 you will have more errors. उससे पहले एरर्स ही ज्यादा होती थी. previous attempt में he had 230 or something, in the next attempt he had 290 or plus 295 I think or 92. So this practice also you can use in test, right? तो ये चीज है, ठीक है ना अमित? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, और किसी का डाउट? ठीक है, ये जो भी इस टाइप के कुछ डाउट है वो आज बता दो, फिर तो हम मैथ से पढ़ेंगे, ठीक है. बाकी एक चीज जनरली क्या होती है कि जैसे शुरू में रहता है टेम्पो सब में ना, फिर धीरे धीरे तो वो टेम्पो जो आ जाए वही हमेशा ही रखना है, ठीक है ना, मतलब चीजें वैसे ही रखनी है, तभी जाके ये एग्जाम ही कंसिस्टेंसी का है. अगर कंसिस्टेंट हो आप तो इट हेल्प्स.
आप लेट से कि एक क्लास कर रहे हो दूसरी एब्सेंट, तो उसमें नहीं समझ में आएगा आपको, फिर बोलोगे आप क्या ही पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कैसे समझ में आएगा। लेट से कि आप आज कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ ली हमने लेट से फिजिक्स में, और आप आईएलआर में आ रहे हो, अब कंटिन्यूटी तो हर जगह यूज होगी, क्योंकि ये कहाँ से आ गया, तो वो क्लासेस रेगुलर करनी है। मान लो बाय कुछ कंपल्सन आ गया, यू मिस द क्लास, एटलीस्ट कंप्लीट दैट बाय द रिकॉर्डिंग, बिकॉज दैट रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन द सेम डे बाय इवनिंग, राइट। तो उस दिन ही कंप्लीट करो उसको, एट मैक्स नेक्स्ट डे। पर अगर आप जैसे अगर लेट करोगे ना चीजें, तो वो नहीं होती, फिर वो फिर एट द एंड ऑफ द सिलेबस यू विल सी लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग, वैसे ही देख के सोचोगे अब क्या ही करें, ठीक है ना। तो साथ में ही करना है, वह शुरू से ही अपने एफर्ट रखने हैं, और शुरू से रखोगे तो देखो ये चीजें कोई उतना नहीं है, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है। भाई जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनका भी तो हो ही रहा है ना, वो भी अपने जैसे ही है, तो बस प्रैक्टिस ही करनी है। फर्क यही होगा कि वही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ बाकी और कोई? सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैथमेटिक्स वालों के लिए कोई जीएस का गाइडेंस? जीएस का तो यार मैं, मेरा खुद का तंग प्रॉब्लम है, क्या जीएस में बताऊं। ठीक है, तो जीएस का तो यार जो भी आप कोई फॉलो कर रहे होगे ना मेंटर, तो आप रिसर्च करके ही करते होंगे, तो अपनी एज पे तो सब रिसर्च करके आते हैं, तो अगर उस पे आपने एक बार रिलाई कर दिया तो फिर करो उस पर रिलाई। या एक चीज ये भी होती है ना, आप किसी टॉपर को, जैसे आप देखो किसी टॉपर के साथ भी अलाइन कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी, भले हर टाइप के, जिसके साथ आप अलाइन कर पाओ वैसा भी कर सकते हो, ठीक है विक्रम। तो ये चीज है। यस। बाकी इसमें यार जो एक चीज समझ में आती है कि वो बीट जीएस और मैथ्स, बार बार जो चीज सेम चीज आप रिवाइज करोगे ना वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, रादर देन कि आज आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, कल स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, परसों वो गोवा पढ़ रहे हो, तो वो हेल्प नहीं करता, ठीक है ना। वो हेल्प इसलिए नहीं करता कि याद नहीं रहती ना चीजें वो। भाई जैसे अपन ने, जैसे लेट से कि अपन ने आईएलआर के कुछ क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए, अगले टाइम ने हमने तीसरा वाला कर लिया, तो वो फिर क्योंकि आईएलआर में एक प्रोसेस है, ठीक है ना, तो उसमें एरर्स के चांसेस है, तो जो जैसे अपन ने 2 क्वेश्चन किए वही दोबारा रिपीट कर लो, ठीक है, वहां पे कुछ नया दिखेगा, उस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे अप्लाई, पर एटलीस्ट अगर ये 2 क्वेश्चन आ गए तो ये तो अपने को बहुत जल्दी पेपर में जाने चाहिए। जैसे एक बार एक प्रेशर का क्वेश्चन आया था इस बार, तो वो जो सर्वर है उसने वो बताया उसने 5 मिनट में कर लिया, और वो क्वेश्चन आप करोगे तो एटलीस्ट 15 या 20 मिनट लगेंगे उसमें, अगर उस प्रोसेस से करते हैं हम। बाकी दूसरे मेथड है उससे जल्दी भी हो जाता है। तो वो कैसे आया, वो बोला कि उसने वो क्वेश्चन 15 या 20 टाइम्स कर रखा था पहले, ठीक है ना, एग्जाम से पहले भी 2 बार किया वाला। तो अब वो, तो ऐसे करो, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना वो आप मल्टीपल टाइम कर लो, अगर वो आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसके कॉन्सेप्ट तो कोई दूसरा आएगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला, विल अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, बट एटलीस्ट जो क्वेश्चन हमने रिपीट बार किया अगर वही आ गया तो एटलीस्ट हमारा टाइम बचेगा थोड़ा बहुत। तो ये प्रोसेस रखो आई थिंक, और ये शॉर्ट नोट्स वाली चीज ये जीएस में भी हेल्प करेगी, इधर भी करेगी, ठीक है ना, कि भाई हर टॉपिक के हमारे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये कब काम आएंगे, जैसे अभी ये बैच खत्म होते हैं, आप ज्यादातर तो आई थिंक फर्स्ट टाइम ही लिखोगे, तो प्रीलिम्स मोड में चले जाओगे आप, तो फिर मैथ्स 4 महीने अगर छोड़ दोगे तो जब वापस उठाओगे उसको तो बहुत तकलीफ होगी, तो वो शॉर्ट नोट्स उससे हेल्प करेंगे। भाई आप दिन में एक एक घंटा दे दिया, वो कोई दे ही सकते हो, प्रीलिम्स के टाइम भी 4 महीने पहले अगर आप चीजें शुरू कर रहे हो तो 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हो, वीक में दे दिया हमने 3-4 घंटे, वो भी काफी है। शॉर्ट नोट्स करोगे तो एटलीस्ट आप चीजें माइंड में रहेगी, भाई हाँ ये है, ये है, और ऐसे लगातार कांटेक्ट में रहोगे तो वंस बेसिकली यू रिज्यूम स्टडी ऑफ मैथ्स आफ्टर प्रीलिम्स, देन इट वॉन्ट बी दैट टफ, अदरवाइज तो आपको अगर गैप दे के दोबारा करोगे ना, जैसे ओडी हम 12 क्लासेस ले रहे हैं, दोबारा करोगे आपको इतने दिन लग जाएंगे, अगर आपने ठीक ठाक गैप दे दिया, इवन ओडी में आपको टाइम लग जाएगा। तो वो वाली चीज है, क्योंकि फॉर्मूले तो आएंगे ना, इसमें भी आएंगे ठीक ठाक फॉर्मूले, हम तो क्लास में करेंगे डिराइव, पर इन जनरल देखो अपन, आप पीवाईक्यू भी देखोगे तो इन जनरल प्रूफ्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हमारा ज्यादातर क्वेश्चंस ही होंगे, न्यूमेरिकल्स ही होंगे, पर जहाँ पे कुछ ये रूल रखो कि वेर एवर यू फाइंड दैट इजी थ्योरम ना, इजी प्रूफ है, तो यू गो थ्रू द प्रूफ एज वेल। अगर वो आता है, जैसे अभी वेर स्टोर्स पूछ लिया था लास्ट ईयर फॉरेस्ट एग्जाम में, और कुछ टाइम पहले आई थिंक सीएससी में पूछ लिया था लेबनीज टेस्ट का प्रूफ,
और इन जनरल आप देखो कि जो भी प्रूफ पूछे जाते हैं दीज प्रूफ्स आर इजी, जो थोड़े कम्बरसम प्रूफ होते हैं वो नहीं पूछे जाते। अब पूछ लिया कभी तो ठीक है, वो तो सभी के लिए दिक्कत है, पर इन जनरल इजी प्रूफ पूछे जाते हैं, तो इजी प्रूफ हमें कर लेने चाहिए। वो जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे मैं भी जनरली बताऊंगा, मैं वही प्रूव कराऊंगा जो यूजफुल है, और भी करवा सकता हूँ तो उसमें बताऊंगा कि ये जस्ट हम कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं, राइट। तो बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो बार बार करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना लाइव में। और बताओ कुछ। सर एक और डाउट था, ये IFOS वाला जो एग्जाम है उसमें मैथ एक ऑप्शनल रखेंगे और दूसरा ऑप्शनल, मतलब उसमें क्या होना चाहिए फिर, मतलब क्योंकि GS की तो हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो और कुछ तो नहीं कवर होगा। नहीं, उसमें जनरली अपने लोग फॉरेस्ट्री लेते हैं, ठीक है ना, वो 1 मंथ में हो जाता है, एक बुक आती है उसकी। ये भी हाँ, मतलब जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनकी IFS भी ठीक सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है वो भी। तो उसमें प्रीलिम्स थोड़ी कट ऑफ रहती है 10-11 नंबर ज्यादा, अगर प्रीलिम्स हो गया तो फिर मैथ्स वालों के लिए थोड़ा आसान है वो। PYQ जैसे हमें कब तक के करने चाहिए, जनरली आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी यहाँ पे वो 10 और अभी तक की मिलेगी। इसमें आई थिंक रिकॉर्डिंग्स कहाँ तक की है, 21 तक, नहीं यहाँ लास्ट में ऐसा कुछ होगा, इसके बाद के PDF सॉल्यूशन मिल जाएंगे, राइट। तो ये तो मतलब करने ही है, मतलब ये तो जब हम करेंगे तब करेंगे ही, तो आई थिंक इतना ही कर पाओगे। बाकी अगर आपको लगता है कि टाइम है तो आप पहले वाले भी देख सकते हो, पर्टिकुलरली जो ओल्ड PYQs है ना, आप फिजिक्स के देख सकते हो और ज्योमेट्री के देख सकते हो, ये 2 टॉपिक के तो देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स वैसे है ना, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली चेंज, मतलब जैसा बुक में होगा जैसा नोट्स में होगा वैसा ही आना वाला है। 15-20 मार्क्स का, 10 मार्क्स में चेंज हो सकती है चीजें, तो बहुत से ओल्ड PYQ भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो फॉरेस्ट के हैं वो लास्ट के 5 ईयर के देख सकते हो, अगर इतना टाइम मिलेगा नहीं वैसे, पर ये तो मस्ट है, ये ऑप्शनल है, ये भी वैसे कर ठीक है, मतलब अगर टाइम मिलेगा तो। प्रायोरिटी क्या रहेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये है। कुछ फॉरेस्ट के PYQ रिपीट हो रहे हैं, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा पहले वाले भी नहीं, 1-2 साल पहले के आ गए, तो लास्ट 5 ईयर के तो कर सकते हो। इन जनरल फॉरेस्ट के क्वेश्चंस विल बी थोड़े अच्छे लेवल के मैथ्स के, क्योंकि वो पूरा साइंस वाला एग्जाम है ना, तो इससे थोड़े अच्छे लेवल के मिलेंगे। और उधर थोड़ा सिलेबस भी है, अराउंड 95-96% तो सिमिलर ही है, बाकी कुछ पोर्शन उसमें एडेड है फॉरेस्ट में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज नॉट इन CSC सिलेबस बट इट इज देयर इन फॉरेस्ट सिलेबस। ऐसे ही कुछ हाइड्रोडायनेमिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ CSC सिलेबस बट इट इज पार्ट ऑफ IFO सिलेबस में नहीं है, राइट। तो ये चीजें हैं। बाकी ये करो, UPSC वाली मैथ्स अच्छे से कर लो, तो इसमें फिर अलग से कुछ नहीं करना मैथ्स के लिए, तो वो जो 5% एक्स्ट्रा है उसको नहीं करना है, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन क्या आया पिछली बार, तो शायद उससे क्वेश्चन भी नहीं आया उस बोर्ड से, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ठीक है, ये है। बाकी टेस्ट वगैरह जब होंगे तो देना है, जैसे शुरू के टेस्ट देते हैं, अभी 3-4 दे रहे हैं पुराने बैच के, तो टेस्ट देना है सबको ना, तो वो टेम्पो रखोगे तभी चीजें होगी, देखो, ठीक है। बस यही है सबका डाउट, और कुछ क्लियर हो गया सबका ना लाइव में कुछ? ठीक है, यस, कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, तो आज तो मैं यही सब सोचा था, ठीक है। क्लास तो हम नेक्स्ट से लेंगे, ठीक है। आज तो प्रवचन का ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन OD शुरू करेंगे, जनरली 3 आवर्स की होगी हमारी क्लासेस, ठीक है। आज कुछ ने जैसे रेस्ट वगैरह नहीं किया होगा उस चक्कर में, तो नोट्स भी नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर एक बाकी, हाँ
सर एक क्लास छोटा क्वेश्चन था। बिफोर कमिंग टू एनी क्लास हमें 11th एंड 12th तक की पढ़ लेनी चाहिए, राइट? देखो अगर आपने बहुत टाइम से मैथ्स नहीं देखी है तो जो पोर्शन हमारे सिलेबस में है, मतलब जैसे ये, अच्छा मैं बता देता हूँ कि किस किस में प्री रिक्विजिट है। जैसे लीनियर अलजेब्रा है तो इसमें आप मैट्रिसेस जो हम पढ़ते थे ना 11th 12th में, जो मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट का, तो वो देख के आ गए, राइट। ये होगा टॉपिक, उससे पहले कर लिया ये सब। कैलकुलस है तो इसमें जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, बस उसमें भी जो एडवांस लेवल के नहीं, नॉर्मल से जो होते हैं भाई, साइन एक्स हो गया, कोस हाइपरबोलिक एक्स हो गया, उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो जितने भी फॉर्मूले हैं, log एक्स का इंटीग्रेशन, जो मेन है बाय पार्ट इंटीग्रेशन, और कुछ कुछ जो उस टाइप की 12th में चीजें होती थी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, राइट। और लिमिट वगैरह की भी थोड़ा बहुत नॉलेज वैसे तो पढ़ेंगे हम। ज्योमेट्री है तो इसमें जो 2 डायमेंशन हम पढ़ते थे बेसिक से, सर्कल, कॉनिक्स वगैरह, ये कहाँ पे काम आ जाते हैं? ये फिजिक्स में काम आएंगे, डायनेमिक्स में। जब हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें 2D काम आती है, और हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब ज्योमेट्री के सिलेबस में 3D है, पर वो फिजिक्स में इनडायरेक्टली 2D भी है हमारे पास। तो जैसे अगर हम सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ेंगे डायनेमिक्स में तो दैट इज इलिप्स, मतलब मेजरली इलिप्स, एंड हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे दैट इज पैराबोला। तो वो उधर के फॉर्मूले तो बहुत से क्वेश्चन इधर आसानी से हो जाएंगे उनसे। तो इसके लिए हमें जो हम ज्योमेट्री पढ़ते थे 11th 12th में वो देख लेनी चाहिए, आसान वाला पार्ट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यू शुड नो। डायनेमिक्स, हाँ ये वाला पोर्शन में क्या करो आप कि ये जो 11th 12th के जो बेसिक्स है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रिक्शन हो गया, थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ेंगे हम। और ये एफ इक्वल्स टू एम है, जो भी बेसिक सी चीजें हैं वो देख सकते हो। इसमें ठीक ठाक चीजें कॉमन है। मतलब अगर आप देखोगे ना इसमें, ये एस एच एम, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब तो 11th 12th की चीजें ही हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। मतलब क्वेश्चन थोड़े हो सकते हैं वैसे, पर कॉन्सेप्ट वही है। बाकी प्रोजेक्टाइज भी आई थिंक 11th 12th में होता था, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसी चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे बस। कंस्टेंट मोशन भी पढ़ते थे उधर, सर्कुलर मोशन के नेम पे, वैसा ही होता है ये भी। वर्क एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केप्लर्स लॉ हम पढ़ेंगे, नए होंगे, ऑर्बिट नया होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वे भी पुराना ही है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी भी पुराना ही है, फ्रिक्शन वही सब है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। ये केटनरी नया है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क नया है, स्टेबिलिटी नया है, ये सब नया है। वेक्टर हो गया तो इसमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर देख लिया 11th 12th वाला पोर्शन। एलजेब्रा में कुछ नहीं देखना, ये हम पूरा यहीं करेंगे। रियल एनालिसिस में भी वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम आता है। कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स जो बेसिक्स हम आर्गेंट प्लेन हो गया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते थे, आर्गुमेंट कैसे लिखते थे, वो सब बेसिक्स देख लिया। प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं, वही सब नया ही है। मतलब थोड़ा बहुत तो होती थी आई थिंक ये, पर ठीक है, ये तो पूरा ही पढ़ोगे इधर ही। पीडी में अगेन वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें सब पढ़ेंगे इधर, ये सारा ही पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसमें भी जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की थोड़ा आइडिया हो तो अदरवाइज पढ़ते हैं हम, शुरू से ही पढ़ते हैं। तो यही सब है, प्री रिक्विजिट ये है। मतलब जो हमारे सिलेबस में उस वाला पोर्शन अगर 11th 12th में था तो वो देख लेना चाहिए, जिन्होंने बिल्कुल वैसा है। वैसे ऐसा आई थिंक इश्यू नहीं आना चाहिए, नहीं आता ना ऐसा, तो ठीक है, यही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ। और किसी का कुछ? सर ये जो लिंक आया था, हाँ हाँ, क्या दोबारा बोलो। सर कैलकुलेटर को हम लोग रियल एग्जाम में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है। हमें जो है नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड। ओके सर। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड है, बस नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब इनफैक्ट ये जो टॉपिक्स है ना, एनए और एलपीपी, ये तो पूरे इससे बहुत हेल्प होगी, हर जगह हेल्प ले सकते हो आप। देखो एक चीज ये भी माइंड में रखनी कि जब भी कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेट से क्वेश्चन आपका ये है, लेट से फिजिक्स है, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, उसमें हमें प्रेशर पूछ रहा है किसी पॉइंट पे, और उसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, तो वो इंटीग्रेशन एक मीडियम है उसके लिए, ठीक है ना। जैसे उसमें बीटा फंक्शन आ गया तो हमने यूज कर लिया, है ना। और कहीं पे लेट से कि हम जैसे मान लो ये 3D में हम देखेंगे
मतलब पढ़ चुके थे, जैसे कुछ पढ़े हैं और कुछ हम पढ़ेंगे। 3D में स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, तो वहां पे जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं एलिप्सॉइड वगैरह, सेंट्रल एलिप्सॉइड, तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके आइगन वैल्यूज निकालते हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो वो आप डायरेक्ट करो, उनके कोई मार्क्स नहीं है। भाई क्वेश्चन का मकसद क्या है? टू नो द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसमें ये सब कैलकुलेशन है, तो इन सब में आप कैलकुलेटर का यूज कर लिया उसमें, अदरवाइज वो क्यूबिक होती है, कुछ में उसमें ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेटर का यूज करो, हर जगह ठीक ठाक मतलब चीजें बचेगी। इसमें आप एक पोरुष सूद ने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, वो ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 27 था उससे पहले। हाँ, तो वो पोरुष सूद के नाम से यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो वो उसका चैनल है, उस पर आई थिंक 6-7 वीडियोज है, हाउ टू यूज कैलकुलेटर इन मैथमेटिक्स, सीएससी मैथमेटिक्स। तो वो आप एक बार देख लेना, मैट्रिसेस में कैसे यूज करते हैं वो सब बताया उसको। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, फिर यही है अभी। ठीक है, अब हम मैथ्स की चीजें डिस्कस करेंगे कल से। ठीक है ना, लाइव में? सर कल है? क्लास मेरी है। कल मतलब मंडे को क्लास हमारी, क्लास मंडे 7 बजे से होगी, है ना? अगर जनरली हो जाएगी, कभी 10-15 मिनट लेट हो गया तो आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। जनरली 7 AM से होगी। ठीक, चलो ठीक है।